नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था भारत में यूनानियों का आक्रमण और इसके हमने सिकंदर से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निरयाकस, आर्नेसिक्रिटियस, डाइमेकस और अरिस्टोब्यूलस। तो कौन आया था? डाइमेकस। उसके बाद आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। ठीक है, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक। आत्मकथा। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। शासक के सिद्धांतों की पुस्तक। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो ये है आपका जस्टिन ने। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य में सातवां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश। तो मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग सुहद्र यानी कि मित्र था। सुहृद मतलब मित्र, राज्य के कान। सुहद्र मतलब मित्र, राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसके सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श एवं कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य भावी है। उसके बाद कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमा कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर राजा जनक के। तो ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पे। तो यह है पत्थर की पट्टियों पे। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ पे पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। तो ये आपका अनुराधापुर में। कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो ये है आपके अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और यहाँ से अशोक के शिलालेख मिला है, इसलिए इसे कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्मीदेह स्तंभलेख द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा, हिंसार के विवरण से। तो ये आपके 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में साक्ष्य, स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं और ये घटना कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। अशोक का रुम्मीदेह स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से, बुद्ध के जन्म से। निम्नलिखित में से अशोक कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो ये आपका 12वां शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। तो ये आपका गुर्जरा में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, स्तंभलेख 7वां और भाब्रू लघु शिलालेख। तो ये हो जाएगा शिलालेख 12वें। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, यह है आपके राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण में। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है।
गुर्जरा लघु सॉरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता? चोल, पांड्य, सतीपुत्र, सातवाहन। तो यह है आपका सातवाहन। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और वह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मै जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? सायरोन का, मिस्र का, मकदूनिया का, सीरिया का। तो वो था मिस्र का शासक। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के पंचवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें से एंटियोकस सेकंड, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मै या तुरियान टॉलेमी टू फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास मैसिडोनिया का या मकदूनिया का राजा, मग साइरिन का शासक तथा अलेक्जेंडर एपिरस राजा शामिल है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे निम्नलिखित किस देश के शासक राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्य शासकों के। ठीक है। तो मौर्य शासकों के जो है वो सीरिया और मिस्र के साथ भी राजकीय संबंध थे। निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत की में दास्तां नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा रक्षक, मेगास्थनीज की इंडिका, वायुपुराण। तो ये हो जाएगी मेगास्थनीज की इंडिका। यहाँ पे दो कथन दिए हैं, कथन ए और आर। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोनों सही है। दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। तो ये दो इस ए जो है आर की क्या करता है? व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है मेगास्थनीज के इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका विकास, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। तो मेगास्थनीज के इंडिका। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, गलत है परंतु आर सही है। तो ए सही है और आर क्या है? गलत है। ठीक है। उसका बाद है मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था सांस्कृतिक कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदुकुश साम्राज्य तक। तो एक तो डी आपका हिंदुकुश साम्राज्य तक तो उन्होंने किया ही था। उसके अलावा सांस्कृतिक कला और साहित्य का भी किया था और उसके अलावा क्या था? प्रांतीय विभाजन भी उन्होंने किया था। मौर्य के काल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? माप और तौल, प्रशासन प्रबंध, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। तो ये हो जाएगा मार्ग निर्माण। भाग एवं बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। तो ये थे राजस्व के स्रोत। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ज्ञातव, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। ये आपका मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा स्त्री जिसका पति मर गया हो यानी कि विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी।
मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो ये हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्षत्रियों का, ब्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का। तो ये हो जाएगा ब्रात्य क्षत्रियों का। मौर्य परिषद में, मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित नहीं था? समाहर्ता, व्यवहारिका, अर्थपाल, प्रदेष्टा। तो ये तो हो जाएगा आपका समाहर्ता। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रियदर्शी, बिंदुसार सैंड्रोकोसक, अशोक अमित्रघात, चाणक्य विष्णुगुप्त। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस, उसके बाद है आपका बिंदुसार, बिंदुसार है अमित्रघात। ठीक है, चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहते थे और बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष, पणवाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। तो ये हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्म, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है जल की आवश्यकता को ध्यान रखने हेतु जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया जाता है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल, एंशिएंट डाकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो ये हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? शक, कुषाण, यूनानी, यूनानी शक, कुषाण, शक, यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण और शक। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले यूनानी, शक, फिर कुषाण। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो 1, स्ट्रेटो 2, डेमेट्रियस और मिनांडर। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटो 2। बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उसके बाद ये अभिलेख इन गुफाओं में आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो ये 4th वाला आपका सही हो जाएगा। ये अभिलेख ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। उसके बाद निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? हुविश, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अगाथोक्लीन। तो अगाथोक्लीन के सिक्कों पे सकर्षण और वासुदेव दोनों क्या है? अंकित है। कादारमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्बल सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, प्रोटीन, स्वर्ण। तो ये हो जाएगा आपका ताम्र। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काठियावाड़ के, रुद्रदमन में। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो ये हो जाएगा कुषाणों ने। बिग बेगार किसके सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार कराया था? बिग बेजार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदमन। तो ये कराया था आपका रुद्रदमन ने। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है?
कुजूल कट फिशेस को, बिम कट फिशेस को, कनिष्क प्रथम को, हुविस्को को। तो हो जाएगा बिम कट फिशेस को। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। डेमेट्रियस, रुद्रदमन, गोडोफर्निस और बिम, पल्लव, कुषाण, हिंद यूनानी और शक। तो आपका हो जाएगा डिमेट्रियस जो हो जाएगा वो हिंद यूनानी, उसके बाद आपका रुद्रदमन शक था, और गोडोफर्निस जो था वो पल्लव थे, और बिम कुषाण। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? बिम कट फिशेस, कुजूल कट फिशेस, कनिष्क, हर्म, वीस। तो ये हो जाएगा बिम कट फिशेस। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने। बुद्ध पर किसके सिक्कों का अंकन हुआ है? बिम कट फिशेस का, कनिष्क का, नहपाण का, बुद्ध का। तो कनिष्क का। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र और कार्तिकेय। तो ये हो जाएगा कार्तिकेय। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 52, 2066, 2087। तो ये हो जाएगा 1931। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुषाण, स्वर्ण एवं ताप, गुप्त, स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन, स्वर्ण, कलचूरी, स्वर्ण, रजत एवं ताम। तो ये हो जाएगा सातवाहन स्वर्ण। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 320 वर्ष। तो 135 वर्ष। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? 78, 81, 98, 121। तो ये जाएगी 81। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 78, 57, 72, 56। तो ये जाएगा 57। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 सन में हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 58, 78, 320, 660। तो ये हो जाएगा 78। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोट के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो हो जाएगा आपका अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के राजकीय कवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे जिन्होंने चतुर्बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं सदी ईस्वी के थे। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन के शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष होगा चालुक्य अभिलेख के अंकन तिथि। ठीक है, तो 556 प्लस 78। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 634। 634। तो आंसर नंबर डी आपका आंसर हो जाए, सही हो जाएगा। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में से संबंध नहीं? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। पतंजलि। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, विशाखदत्त। तो विशाखदत्त। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, रावी व्यास, चिनाब रावी। तो ये हो जाएगा सिंधु झेलम के बीच में। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क ने रब तक अभिलेख नहीं है? कनिष्क के रब तक अभिलेख नहीं है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो ये हो जाएगा श्रावस्ती। कूट एक को कूट दो से क्या करना है? सुमेलित करना है। गांधार कला मिनांडर, जूनागढ़ शिलालेख पथिक, मिलिंद पन्हु कुषाण, तक्षशिलालेख रुद्र दमन। तो इसका हो जाएगा गांधार कला कुषाण, उसके बाद हो जाएगा जूनागढ़ शिलालेख किसका है? रुद्र दमन का है। मिलिंद पन्नू जो है वो मिनांडर का है, और तक्षशिला लेख किसका है? पथिक का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। गांधार कला शिला का एक संश्लेषण है।
भारतीयम फारसी कला, भारतीयम चीनी कला, भारतीयम तुर्की अफगानी कला, भारतीयम यूनानी कला। तो इसकी हो जाएगी भारतीयम यूनानी कला। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, बागभट्ट, चरक और जीवक। तो ये इसका हो जाएगा चरक और जीवक दोनों ने। अफगानिस्तान के बामियान प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के कारण, स्वर्ण के सिक्कों के टंकण हेतु बुद्ध की प्रतिमा होती है। तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुवर्मन। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सारनाथ से, बेसनगर से, अयोध्या से, हाथी गुफा से। तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या से। यहाँ 2 कथन दिए हैं और एक अभिकथन है और दूसरा जो है आर कारण है। तो ए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक की भाषाओं का विकास हुआ। ये तो सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं का अपनाया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और ये इसका सही स्पष्टीकरण करता है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य था सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। सातवाहन। मौर्य के बाद सातवाहन। त्रिमुख निम्न वंश में से किसका संस्थापक था? सातवाहन। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है चालुक्य, पल्लव, राजपूत, सातवाहन। तो इसका है सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। तो अमरावती में। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष में अधिक प्रोत्साहन मिला। तो दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सा सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में शीत पर्वती कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक और खारवेल। तो इनको इक्ष्वाकु को। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। तो खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? चेदी। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुफा खारवेल, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय और गिरनार रुद्रदमन। तो नासिक जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, हाथी गुफा खारवेल का है और भीतरी जो है स्कंदगुप्त का है, पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। गिरनार जो है रुद्रदमन प्रथम का है। तो आज ये हम मौर्य युग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए थे और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।